हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम तीसरा लेक्चर इस टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ। इसमें हमने पहले आपको करंट के बारे में बताया, धारा घनत्व के बारे में बताया, उसके बाद में अगले टॉपिक बताए और लास्ट लेक्चर में हमने आपको ओम के नियम के बारे में समझाया कि ओम का नियम क्या होता है और अनुगमन वेग के बारे में बताया कि अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस की। नाउ आज हम डिस्कस करते हैं अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ, हमारा अनओमीय परिपथ क्या होता है? अपने ओम के परिपथ के बारे में पढ़ा कि ओम का परिपथ क्या होता है कि वो परिपथ या वो चालक जो ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात उस चालक के या उस परिपथ में लगाए गए विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात नियत होता है। लेकिन अनओमीय परिपथ क्या है कि जहां ओम के नियम का पालन नहीं होता, अर्थात वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता, उन परिपथ को हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमने चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाया और उसमें धारा प्रवाहित I की, तो हमारा V अपॉन I का मान जो होता है वो नियत नहीं होता है, अर्थात चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे थर्मिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, तापायनिक वॉल है, तो ये टॉर्च का बल्ब है। अगर हम तार की जगह, मान लिया ओमीय परिपथ है हमारा, देखिए ओमीय परिपथ हमारा लिया कि तार, इसके सिरों पर हमने विभवांतर V लगाया, हमने, और इसमें धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, अब अगर हम इस तार की जगह यहां पर टॉर्च का बल्ब लगा दें, तो टॉर्च का बल्ब लगाने पर हम ये देखते हैं कि V अपॉन I का मान जो होता है वो नियत नहीं होता, अर्थात बदलता रहता है। तो ये हमारा परिपथ अनओमीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम अनओमीय परिपथ के अंदर ग्राफ खींचें, तो ओमीय परिपथ में हमारा ग्राफ, अनओमीय परिपथ में V और I के बीच हमारा खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। लेकिन अनओमीय परिपथ में V और I के बीच हमारा खींचा ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता। जैसे टॉर्च के बल्ब के लिए खींचे तो हमारा ग्राफ इस तरह प्राप्त होता है। यह हमारा कहलाता है अनओमीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध R अगर ओमीय परिपथ है तो R का मान नियत होता है, लेकिन अनओमीय परिपथ में R का मान नियत नहीं होता है। अगर हम किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V में परिवर्तन करें, मान लिया हम विभवांतर ये हमारा V और ये हमारा I है, ये हम V के मान में परिवर्तन करें थोड़ा सा, तो I के मान में भी परिवर्तन हो जाता है, डेल्टा I डेल्टा V, यानी कि V के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो उससे डेल्टा I के मान में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इसके अनुपात को ही डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, इसके अनुपात को ही हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक भी ओम ही होगा और इसका मात्रक भी ओम ही होता है। ओके, ये था हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद हम विद्युत प्रतिरोध की बात करें। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, विद्युत प्रतिरोध में ओम के नियम में पढ़ा आपने, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात नियत होता है, उसे हम उसका प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात V अपॉन I इज इक्वल टू R। मात्रक किसका क्या होता है? V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है इसका मात्रक। अब अगर हम इसका विमेय सूत्र लिखें तो यहां वोल्ट का मैं सूत्र दें, यहां पर एम्पियर का A हो जाएगा और इसका होता है mL2 t की पावर -3 a की पावर -2, ये इसका विमेय सूत्र हो जाता है। निकालते कैसे हैं? पहले वोल्ट का लेते हैं, जूल प्रति कूलम होता है, जूल का होता है mL2 t की पावर -2, जूल का हम लिखें जूल प्रति कूलम से, ये आता है हमारा किसका? वोल्ट का। वोल्ट का लिखे जूल mL2 t की पावर -2
और ये हो जाता है हमारा AT, तो ML2 T की पावर -3 A की पावर -1। अब यहां से एक A और आ जाएगा बटे में, तो A की पावर -2 हो जाएगा, तो ये हमारा विमीय सूत्र होता है इसका। ठीक है, इसके लिए प्रतीक हम इस्तेमाल करते हैं, कभी प्रतीक ये वाला भी इस्तेमाल करते थे, या तो ओम लिखा मिलेगा या हमारा ये वाला प्रतीक लिखा मिलता है। ठीक है, इसके बाद में इसके बड़े और छोटे मात्रक भी हैं, जैसे मेगा ओम। 1 मेगा ओम बराबर 10 की पावर 6 ओम होता है, और उससे छोटा 1 किलो ओम बराबर होता है 10 की पावर 3 ओम के, और उससे छोटा मात्रक, छोटा वाला क्या होता है, 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10 की पावर -6 ओम के। तो ये इसके बड़े और छोटे मात्रक हो गए, मेगा ओम, किलो ओम और माइक्रो ओम। ओके, ये था हमारा ये। ठीक है, उसकी बाद हम बात करते हैं चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी कौन कौन चालक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक आपने पढ़ा, अपने ओम का नियम सिद्ध किया, तो R बराबर ML अपॉन NE² A इंटू 2। फॉर्मूला हमारा R इज इक्वल टू M इंटू L NE² A इंटू 2। L ये चालक की लंबाई है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, N इलेक्ट्रॉन घनत्व है, यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक के अंदर, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A उसका चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और टो जो है श्रांति काल है। अब इसमें कुछ चीज तो कांस्टेंट है जो नहीं चेंज होती, और बाकी चीजें बदल सकती हैं। तो कहां ये M का मान नहीं बदल सकता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, और E का मान कांस्टेंट रहता है। तो फिर ये हमारा किस किस पर डिपेंड करता है। पहली बात R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि प्रतिरोध जो होता है हमारा चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी, चालक की लंबाई जितनी बढ़ जाएगी तो उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक हो जाता है। दूसरी बात कि R प्रोपोर्शनल टू 1/n, n बटे में 1/n, यानी कि उसके चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, ये हमारे इसके। तीसरी बात यहां आती है कि R प्रोपोर्शनल टू 1/a, R प्रोपोर्शनल 1/a, यानी कि उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हमारा चालक मोटा है, यानी कि कोई चालक तार है, उसे मोटा कर देंगे तो मोटा करने पर प्रतिरोध घट जाएगा, और अगर पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसलिए आप जानते हैं कि पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, और तीसरी बात आती है यहाँ, अगली बात आती है चौथी, कि R प्रोपोर्शनल टू 1/2, यानी कि इसके श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है, जिससे उसका श्रांति काल कम हो जाता है, और श्रांति काल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अतः हमारा प्रतिरोध इन 4 बातों पर निर्भर करता है। ओके, मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। प्रतिरोधक पर ताप का प्रभाव, वो भी बताया मैंने, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो अगर हम किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा दें तो ताप का प्रतिरोध बढ़ाने पर उसका श्रांति काल घट जाएगा, और श्रांति काल घटने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगली बात आती है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम किसी तार को खींच दें तो तार को खींचने पर, जब हम तार को खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, जब लंबाई बढ़ेगी तो उसकी मोटाई भी कम हो जाएगी। तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए उसकी लंबाई n गुनी कर दें, तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, या सपोज करो उसका व्यास बढ़ा दें या उसकी त्रिज्या को बढ़ा दें, एक ही बात है, त्रिज्या को बढ़ा तो व्यास बढ़ जाएगा, और या उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ा दें तो एक ही बात है, तीनों चीज एक ही होती है। तो अगर हम किसी को बढ़ा दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब नाउ विल डिस्कस ये करेंगे। ठीक है,
अब यहां से आप देख रहे हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, तो यहां पर R प्रोपोर्शनल टू ये होगा L अपॉन A। ठीक है, माना एक तार है, माना एक तार जिसकी लंबाई L है, ठीक है, जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, यानी कि उसकी त्रिज्या R1 है। ठीक है, अब हम क्या करें, तार की लंबाई को बढ़ाकर उसकी n गुनी कर दें। जब तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात हम ये देखते हैं, माना प्रारंभ में उसकी लंबाई, प्रारंभ में लंबाई उसकी L1 है। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल हमारा A1 है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध R1 बराबर हो जाएगा, या R1 प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L1 अपॉन A1। समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब अगर खींचकर लंबाई बढ़ा दे L2, लंबाई इसकी L2 करने पर इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इसका A2 हो गया। ठीक है, तो हमारा R2 बराबर हो जाएगा, R2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 अपॉन A2। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से इसको हम इससे भाग कर दें, तो यहां R2 अपॉन R1 बराबर, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा L2 अपॉन A2 अपॉन L1 अपॉन A1। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा A1, तो ये हो जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। ओके, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहां से आपने क्या किया कि उसकी, अब यहां से आप जानते हैं, ठीक है, कैसे जानते हैं, देखिए पहले आयतन, प्रारंभ में आयतन, प्रारंभ में आयतन, आयतन ताप का कितना होगा, V बराबर लंबाई L1 है, क्षेत्रफल A1 है, तो जाएगा A1 इंटू L1। ठीक है, अंत में आयतन V बराबर, क्योंकि आयतन तो नहीं बदलेगा, पदार्थ तो वही है, तार वही रहेगा। ठीक है, तो आयतन उसका नहीं बदलेगा, तो आयतन V बराबर हो जाएगा A2 इंटू L2। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, A1 गुणा L1 बराबर A2 इंटू L2। ठीक है, तो यहां से A1 अपॉन A2 बराबर आ गया हमारा L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1। अब अगर मैं ऊपर रख दूं L2 को समीकरण 3 में, समीकरण नंबर 3 में रख दें, तो हमारा R2 बटे R1 बराबर L2 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन L1 बराबर हो जाएगा L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करो हम लंबाई उसकी n गुनी कर दें, माना पहली कंडीशन लंबाई n गुनी कर दें, n गुनी कर दें, n गुनी कर दें। ठीक है, जब लंबाई n गुनी कर देंगे तो L2 बराबर हमारा n L1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से फार्मूला R2 बराबर R1, R1 गुणा इधर हो जाएगी, R1 गुणा, अब L2 की जगह लिख दिया n L1 बटे L1 इसका स्क्वायर बराबर। ठीक है, देखिए क्या हुआ, L1 से L1 कट गया, n का स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर R1। तो हमारा प्रतिरोध कितने गुना हो गया, n स्क्वायर गुना। अगर हम लंबाई उसकी n गुनी कर देंगे तो प्रतिरोध उसका हमारा n स्क्वायर गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक चालक है, उसका प्रतिरोध 9 ओम है, प्रतिरोध कितना है, 9 ओम, R1 बराबर हो गया हमारा 9 ओम। ठीक है, यहां बात करता हूं, R1 बराबर 9 ओम। ठीक है, अब अगर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दे, लंबाई 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब n बराबर 2 कर दे, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 कितना होगा। फार्मूला क्या है आपका, R2 बराबर n स्क्वायर R1 होता है। ठीक है, n का मान हो गया 2, 2 का वर्ग
R1 का मान 9, 2 दूनी 4 गुणा 9 4 ने 36 ओम। तो कितना हो जाएगा प्रतिरोध? 36 ओम हो जाएगा। इस तरह लंबाई अगर n गुनी कर दे तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, अगर हम इसकी, ये तो हमारा था उसकी लंबाई को n गुनी किया, अगर हम त्रिज्या n गुनी कर दें, अगर हम उसकी त्रिज्या को n गुनी कर दें, अब देखिए क्या होगा। यहां से मैं दूसरा फार्मूला ले लेता हूं। ठीक है, यहां से दूसरा फार्मूला ले लेता हूं, a1 अपॉन a2 L2 अपॉन L1 है। ठीक है, तो L2 अपॉन L1 की जगह अब क्या रख दिया मैंने, a1 अपॉन a2। ठीक है, तो हमारा फार्मूला R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाएगा, यहां से रख दो L2 अपॉन a1 अपॉन a2 इंटू a1 अपॉन a2। तो ये हो गया हमारा a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर, यानी कि R2 बराबर आ गया R1 इंटू a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर अगला है, ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, अब आप जानते हैं त्रिज्या आपने n गुनी कर दी, त्रिज्या कितनी कर दी, n गुनी। क्लियर, अब यहां n गुनी कर दी तो पहले त्रिज्या थी उसकी r1, त्रिज्या थी उसकी r1, तो क्षेत्रफल a1 बराबर हो गया, क्षेत्रफल a1 बराबर पाई r1 का स्क्वायर, अनुपात क्षेत्रफल। दूसरा, त्रिज्या आपने यदि उसकी r कितनी r2 है, ठीक है, तो a2 बराबर हो जाएगा पाई इंटू r2 स्क्वायर। अब r2 आपने कर दिया n गुना nr1। ठीक है, तो यहां से a2 बराबर हो जाएगा, चूंकि आपने त्रिज्या कितनी कर दी है, n गुनी, तो a2 बराबर हो जाएगा पाई इंटू nr1 का स्क्वायर, nr1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई n स्क्वायर बाहर लिख देंगे, n स्क्वायर पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां आपका a1 का मान पता है, a2 का मान पता है, ऊपर इस वाले फार्मूले में रख दें, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 गुणा पाई R1 स्क्वायर बटे n स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर से भाग हो गया। ठीक है, तो यहां बचा 1 और यहां बचा n स्क्वायर और इसका स्क्वायर। जब n स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो n की घात 4 आ जाएगा बटे में, और ऊपर जाएगा 1, तो R2 बराबर आ जाएगा R1 अपॉन n की पावर 4, R1 अपॉन n की पावर 4। तो उसका जो प्रतिरोध है तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n की पावर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन था पहले हमने अभी क्या कि एक चालक है, उसकी त्रिज्या हमने 2 गुनी कर दी, उसका प्रतिरोध सपोज करो 20 ओम था, प्रतिरोध कितना था, 20 ओम, यानी कि R1 बराबर उसका 20 ओम था, और हमने त्रिज्या 4 गुनी कर दी, दुगनी कर दी, तो n बराबर हो गया 2, तो यहां रख दो, तो R2 बराबर हो जाएगा 20 बटे 2 की घात 4। ठीक है, और 2 की घात 4 कितना होता है, 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 बटे 16, 20 बटे 16, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 ओम, यानी कि प्रतिरोध उसका 5 बटे 4 ओम आ जाएगा, यानी कि प्रतिरोध उसका घट जाता है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक आपका प्रतिरोध के इस पर निर्भरता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता किसे कहते हैं, विद्युत चालकता किसे कहते हैं। आपने पढ़ा वैद्युत प्रतिरोध R, वैद्युत प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध R है, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/R, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा 1/R, इसी को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक, उसका मात्रक ओम था, तो यह 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स, या इसका मोह भी कहते हैं, मोह, या इसका तीसरा मात्रक साइमन भी होता है। ठीक है, और विमेय सूत्र लिखेंगे, ओम का उल्टा हो जाएगा, m की पावर -1
इसका विमीय सूत्र अगर लिखें, विमीय सूत्र ये हो जाता है m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3 और a की पावर 2, यानी कि 1 किसका ओम का लिख देंगे और उसका उल्टा हो जाएगा तो प्लस की घात माइनस हो जाएगी, m की घात -1, l की घात -2, t की पावर 3 और a की पावर 2। इसके बाद करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की बात। विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है किसी चालक का? विशिष्ट प्रतिरोध, हमने चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया। जब विभवांतर स्थापित करेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। जब विभवांतर धारा प्रवाहित होगी तो उसमें धारा घनत्व हो जाएगा, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो हमने वैद्युत क्षेत्र स्थापित जो हुआ किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और उस बिंदु पर उत्पन्न धारा घनत्व, समझ गए, वैद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J, इन दोनों के अनुपात को ही हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम उसको कहते हैं। देखिए इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किसे? रो से। ये सिंबल है हमारा रो, किससे प्रदर्शित करते हैं? तो हमने दो चीजें ली, एक तो वैद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J, इसके अनुपात को हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। रो बराबर E/J। अब देखिए सपोज करो उस चालक की लंबाई L थी, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A था, उसके सिरों पर आपने विभवांतर V स्थापित किया, उसमें धारा I प्रवाहित हुई, वैद्युत क्षेत्र उसमें E उत्पन्न होता है। धारा I प्रवाहित हुई, वैद्युत क्षेत्र उसमें E उत्पन्न हुआ, ठीक है, समझ गए। यानी कि L लंबाई का चालक, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, उसके सिरों पर विभवांतर V लगाया, उसमें धारा I प्रवाहित होती, वैद्युत क्षेत्र E है। तो आप जानते हैं E बराबर होता है V/L, E बराबर V/L और J बराबर होता है I/A। धारा घनत्व J बराबर I/A। ये दोनों मान ऊपर रख दो तो हमारा रो बराबर आ जाता है, रो बराबर V/L, V/L बटे I/A। अब I को हम V के साथ रख लेते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा रो इज इक्वल टू V/I रो इज इक्वल टू V/I इंटू A/L, ठीक है। V/I चालक का प्रतिरोध होता है, तो यहां हो जाएगा रो बराबर V/I, R के बराबर होता है R इंटू A/L। तो रो बराबर R इंटू A/L। ये क्या था हमारा? उसका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता होता है। इसका अगर मात्रक लिखें आप यहां से R का मात्रक लिख देंगे, यहां से क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे और यहां से लंबाई का मात्रक लिखेंगे, ठीक है, तीनों के लिखेंगे। इसका ओम, इसका मीटर स्क्वायर और बटे मीटर, तो एक मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या मात्रक आ जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा इसका ओम मीटर। मात्रक क्या होगा इसका? ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं, तो विमीय सूत्र ओम का लिख देंगे, फिर मीटर का लिख देंगे। ओम का विमीय सूत्र आपने लिखा m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2, l की एक पावर और बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा m l की पावर 3 a t की पावर -3 और a की पावर -2। ये इसका विमीय सूत्र हो जाता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ठीक है। अब अगर हम धातु का विशिष्ट प्रतिरोध प्राचल के पदों में लिखें, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध प्राचल के पदों में, यहां आप देख रहे हैं प्रतिरोध R बराबर होता है M इंटू L अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टू, प्राचल के पदों में होता है। और रो बराबर है आपका R, रो बराबर R इंटू A अपॉन L विशिष्ट प्रतिरोध, तो यहां R का मान रख दो इसमें, ठीक है। तो जब R का मान रखेंगे, R का मान इसमें रखेंगे, R का मान
रखने पर, ठीक है। तो जाएगा ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू m इंटू एल एन ई स्क्वायर a इंटू टू इंटू a अपॉन एल। अब यहाँ a से a भाग हो गया, l से l भाग हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टू, ठीक है। तो अब यहां ये किस पर डिपेंड कर रहा है? विशेष प्रतिरोध m पर, n पर, e पर और टो पर डिपेंड करता है। अब यहाँ m और e तो कांस्टेंट है, तो रो किस पर डिपेंड करेगा? n पर और टो पर, यानी कि उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती और श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ताप बढ़ाएं तो श्रांति काल घट जाता है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। और वो घनत्व के भी इसके होता है, ठीक है। अब अगर हम अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता की बात करें तो चालकों की प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है, चालकों की प्रतिरोधकता कम होती है सबसे, और 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर तक होती है। और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता जो हमारे चालक पदार्थ हैं, विद्युत रोधी पदार्थ हैं, वो उनके बीच की होती है, और वो होती है 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर 4 ओम मीटर के बीच होती है। और अगर हम विद्युत रोधी पदार्थों की बात करें तो इनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, और वो कितनी होती है? होती है 10 की पावर 4 ओम मीटर से 10 की पावर 16 ओम मीटर तक होती है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। मैं समझता हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा। बार बार रिपीट करके इसको देखें, कहीं समझ में ना आ रहा हो पॉइंट, फिर दोबारा रिपीट करें, फिर रिपीट करें, फिर बार बार इसको देखें तो ये समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा से आप फिर इसको क्वारी में जाके, हमारे ऐप पर जो हमारे कॉलेज का ऐप है उसमें क्वारी में जाएंगे, और क्वारी में जाकर फिर आप वहाँ क्वारी में आपको लिख देंगे, वो हमारे पास है, हम उसका आंसर देंगे आपको इस तरह, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।